हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम यहाँ पर पॉलिटी के लेक्चर्स देखने वाले हैं, यानी कि भारत के संविधान के बारे में जानने वाले हैं। हाँ, भारत के नागरिक होने के नाते हमें हमारे संविधान के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। तो अगर आप इस लेक्चर्स को देख रहे हैं तो और आप रेफ़र करना चाहते हैं कहीं पर, तो लक्ष्मीकांत बुक है इंडियन पॉलिटी की, वहाँ पर आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि भारत का संविधान बनने से पहले, या यूँ कहें भारत की आज़ादी से पहले, जो ब्रिटिश ने भारत में लॉज या एक्ट्स बनाए जिनका भारत के संविधान बनाने में आगे चलकर काफ़ी योगदान रहा, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। जो मेन कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का, वो केवल ट्रेड ही था। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अलग अलग राजा रजवाड़े हैं, इन्हें हम लड़ाकर आपस में आसानी से यहाँ पर शासन कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं यहाँ पर। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए 1765 यानी कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स वसूलना शुरू कर दिया। यानी कि ये एक तरीके का टैक्स था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये राज्यों में। ठीक है, ये जैसे ही टैक्स देना शुरू कर दिया, तो अब ये जो कंपनी है इनके पास में टेरिटोरियल पावर हाथ में आने लग गई। ठीक है, ज़मीन पर हक जताने लग गई है। उसके बाद में होता है 1857 में सिपाही म्यूटिनी, जिसे कि हम 1857 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1858 से ब्रिटिश क्राउन सीधी तरीके से गवर्नेंस भारत में करने लग गया, यानी कि शासन सीधा क्राउन के हाथ में चला गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा कंपनी रूल के बारे में, यानी कि 1765 के बाद से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी रूल्स बनाए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि 1857 तक रहे। उसके बाद क्राउन रूल, यानी कि सीधी तरीके से ब्रिटिश के अंडर जब भारत चला गया, तो 1858 से लेकर के 1947 तक, 1947 तक जो भी रूल्स बनाए वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ओवरव्यू और लेते हुए यहाँ पर भारत को इंडिपेंडेंस, जैसे हम जानते हैं कि 15 अगस्त को मिली 1947 में, और इंडिपेंडेंस के साथ ही फिर हमारा संविधान बनाना का भी शुरुआत हो चुकी थी। एम एन रॉय, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना और संविधान बनाना ये पहली बार कहा गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी थी, और हम सब जानते हैं कि जनवरी 26, 1950 को हमारा संविधान आया था। ठीक है, और देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारा संविधान का जो भी बना है, उसके अंदर जो भी लिखा गया है, उसका कहीं ना कहीं इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से काफ़ी लेना देना है। देखिए, काफ़ी एक्ट्स पास किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तो हम यहाँ पर वही एक्ट्स पढ़ेंगे जिनका कि हमारा संविधान बनाने के लिए काफ़ी योगदान रहा। ठीक है, तो अभी हम कंपनी रूल शुरू करते हैं, जो कि 1765 से लेकर के 1857 तक रहा। यानी कि इस समय में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को भारत में रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट्स बनाए थे। ठीक है, तो उसमें से पहला एक्ट था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पर कंपनी को रेगुलेट करना चाहती थी। ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये पहला स्टेप था। पहली बार गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है उसने पहली बार ऐसा स्टेप उठाया था कि यहाँ पर कंपनी को कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। ऐसा क्यों लगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि यहाँ पर कंपनी को क्यों रेगुलेट करना पड़ गया? इसका कारण ये था कि जैसे ही कंपनी यहाँ पर ट्रेड करती थी, व्यापार करती थी, तो यहाँ से जो लोग जाते थे वापस ब्रिटेन में, तो वो काफ़ी रिच होकर जाते थे, यानी कि काफ़ी पैसा लेकर के जाते थे। तो वहाँ के जो लोग थे ब्रिटेन में, वो ये देखते थे कि एक आदमी जाता है यहाँ से और काफ़ी पैसे लेकर के आ जाता है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कर क्या रहे हैं भारत में। तो ये जानना ब्रिटेन के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया था। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट, पहला एक्ट लेकर के आए ब्रिटिश गवर्नमेंट कि यहाँ पर कंपनी का जो काम चल रहा है उसे रेगुलेट किया जाए। ठीक है, तो इसके जो फीचर्स थे, सबसे बड़ा फीचर यहाँ पर ये था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल रहते थे उस समय,
यानी कि जो बंगाल पर कंट्रोल मतलब बंगाल में जो अपना शासन चलाते थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लग गए, ठीक है। और जो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी, प्रेसिडेंसीज यानी कि जैसे आज हम स्टेट्स कहते हैं, तो उस समय जो बंगाल और मद्रास के जो राज्य थे वो सबॉर्डिनेट बना दिए गए, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर वो दोनों स्टेट्स आ गई, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई 4 मेंबर्स की कि वो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेंगे, ठीक है। 1774 में यानी कि एक्ट के 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना दिया गया। वहाँ पर एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। तो यहाँ से देखिए अगर हमारा कोर्ट का सिस्टम भी आना शुरू हो गया, ठीक है। तो हर एक्ट का कुछ ना कुछ भारत के संविधान बनाने में योगदान रहा है, ठीक है। अब प्रोहिबिट कर दिया यानी कि रोक दिया, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उन्हें किसी भी प्राइवेट ट्रेड या फिर गिफ्ट या प्राइज लेने से, यानी कि रेगुलेट करना था यहाँ पर कंपनी के जो लोग थे उन्हें, ठीक है। गवर्नमेंट का, ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट है उनकी जो कंट्रोल है वो कंपनी के ऊपर आनी शुरू हो गई थी। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए गए थे ब्रिटेन में, जो कि जो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स रिलेटेड, वो वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब जैसे कि उस एक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, कुछ कमियां रही होंगी, जिसके बाद 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट पास किया गया, यानी कि उस एक्ट में अमेंडमेंट की जाए ताकि जो भी उसमें कमियां रह गई वो पूरी हो जाए, ठीक है। इसे डिक्लेरेटरी एक्ट कहा गया, ओके। इसका जो की प्रोविजन था, यानी कि इसका जो खास बात थी एक्ट की, वो थी कि जो रिलेशंस थे सुप्रीम कोर्ट के और गवर्नर जनरल के, उन्हें सेपरेट किया गया। जैसे कि आज भी हम जानते हैं कि जुडिशरी और जो लेजिस्लेटिव है वो हमारा भारत में अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि हम 3 पिलर्स कहते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो देखिए वहीं से ये आना शुरू हो गया था कि अलग अलग कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को और गवर्नर जनरल को, ठीक है। अब इस एक्ट के बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 का था। पिट्स, विलियम पिट्स के नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इस एक्ट में क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्हें केवल कमर्शियल अफेयर्स देखने के लिए कहा गया, और एक नया बोर्ड बना दिया गया जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से उन्होंने बनाया, वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा, ठीक है। अब 2 बॉडीज बना दी गई इनके द्वारा। उसके बाद में एक सिस्टम बनाया गया डबल गवर्नमेंट का। डबल गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि ये 2 बोर्ड बन गए, अब एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को देखेगा, ये उन्होंने कह दिया। और जो कंपनी के हाथ में जो टेरिटरीज थी, जैसे हमने पहले कहा कि टेरिटोरियल पावर कंपनी के पास आ चुकी थी, तो जो कंपनी की टेरिटरीज थी उन्हें ब्रिटिश पोसेशंस कहा गया पहली बार भारत में, ठीक है। जो भी उनकी टेरिटरीज थी उन्हें ब्रिटिश पोसेशंस कहा गया, ओके। तो और अब गवर्नमेंट का देखिए कंट्रोल होने लग गया सीधी तरह से कंपनी के ऊपर, क्योंकि जो भी अब 2 बॉडीज बना दी गई हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल करेंगी कंपनी का काम यहाँ पर, ठीक है, ओके। उसके बाद में चार्टर एक्ट्स आए जो कि 1793 में आए। उसके 20 साल के बाद 1813 में 1813 में आए, और उसके बाद 20 साल के बाद 1833 में आए, ठीक है। तो जो पहले के चार्टर एक्ट्स थे 1793 का और 1813 का, उसका हमारे संविधान बनाने में कोई खास असर नहीं था, उसका योगदान नहीं था, इसलिए हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 1833 का। हालांकि वो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे जो चार्टर एक्ट पहले आए थे, लेकिन संविधान बनाने के लिए उनका योगदान कम था, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे, जो कि फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसे सीधे सीधे तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने लग गए, ठीक है। तो अब ज़्यादा कंट्रोल आने लग गया यहाँ पर कंपनी के हाथ में। और जो विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ भारत बना दिए गए थे, ठीक है। और उनके हाथ में जो पावर्स थी वो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की थी। देखिए यहाँ से ये भी निकल के आ रहा है कि आज के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके हाथ में मिलिट्री पावर्स होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद में गवर्नर ऑफ बॉम्बे और जो मद्रास थे उनसे लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली गई थी, ठीक है। ये क्यों किया गया इस तरीके से? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया तो उनके हाथ में सारा कंट्रोल आ जाता है अब।
क्योंकि वो अपनी टेरिटरी सब बढ़ाने लग गए धीरे धीरे, केवल बॉम्बे मद्रास या बंगाल बिहार तक नहीं, और भी जगह उन अपने अंडर लेने लग गए थे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली गई। ठीक है, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हें लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई थी, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि पूरे देश का कंट्रोल उनके हाथ में चला गया था। ठीक है, तो अब जो भी लॉस बना रहे थे इस समय, उन्हें अब एक्ट्स कहने लग गए। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल बॉडी के रूप में आए थे, यानी कि वे ट्रेडिंग करने आए थे और कुछ दीवानी राइट्स लेते थे, अब उनको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि अब यहाँ जो भी होगा वो देखेंगे, इस तरीके से उस कंपनी को बना दिया गया था। अभी ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए शुरू कर दिया गया था, लेकिन भारतीयों को इसके अंदर नहीं लिया गया। ठीक है, हालांकि एक प्रोविज़न कर रहे थे कि भारतीयों को भी लिया जाए इसमें, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि पहले बनाई गई थी, उनके द्वारा इसको अपोज किया गया, जिसके बाद कि भारतीयों को इस कंपटीशन से बाहर रखा गया। ठीक है, इसके बाद आया 1853 का। ठीक है, 20 साल बाद चार्टर एक्ट्स आते थे, और 20 साल के लिए एक चार्टर एक्ट बनाया जाता था। ठीक है, तो 1793 में आया, उसके बाद 1813 में आया, 1833 में आया, और उसके बाद 1853 में अब चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट की खास बात ये थी कि इसके बाद 20 साल बाद जो चार्टर एक्ट कहा जाता था कि 20 साल के बाद आएगा, तो इन्होंने इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि अगले 20 साल के बाद आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी जानते थे कि अब कंट्रोल क्राउन के हाथ में जाना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने धीरे धीरे ये शुरू कर दिया था काम। ठीक है, तो ये लास्ट एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसमें क्या इम्पोर्टेंस है, सबसे बड़ी बात इसमें क्या थी कि पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को गवर्नर जनरल के काउंसिल में से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे हमारे संविधान का जो आज का जो मैंने 3 पिलर्स बताए, वो भी यहाँ से आने लग गए हैं। ठीक है, उसके बाद में जो लेजिस्लेटिव विंग थी, उसको मिनी पार्लियामेंट बना दिया, जैसे कि आज का जो हमारा पार्लियामेंट है। तो उस तरीके से शुरुआत हो चुकी थी। और जो भी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी इंग्लैंड में, उस तरीके से प्रोसीजर यहाँ पर अपनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर जो कंपटीशन था सिविल सर्वेंट्स के लिए, वो और बड़ा किया गया, और अब भारतीयों को इसमें मौका मिलने लग गया कि आप भी सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैकॉले कमेटी इसके लिए बिठाई गई थी, जो कि भारत इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए इसका गठन हुआ था, और ये अपॉइंट की गई थी 1854 में, यानी कि ये एक्ट आने के 1 साल बाद। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन होने लग गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, और जो कंपनीज रूल था उसको एक्सटेंड किया गया, और भारतीय टेरिटरीज उनके अंडर आने लग गई। जैसे हम जानते हैं कि इसके बाद क्रांति हुई थी 1857 में, तो और उनके अंडर टेरिटरीज आने लग गई। ठीक है, और इन्होंने जैसे ये कहा मैंने कि इसके बाद स्पेसिफाई नहीं किया कि अगला चार्टर एक्ट कब आएगा। ठीक है, यानी कि जानते थे कि अगला चार्टर एक्ट नहीं आएगा, अब क्राउन के अंडर हम रूल करेंगे। ठीक है, तो कंपनी का रूल खत्म करके क्राउन के अंडर जाने वाले था भारत। तो ये लास्ट एक्ट था जो कंपनीज रूल में आया। तो ये जो भी एक्ट्स थे आज के, ये एक्ट सभी पास किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, यहाँ पर कंपनी का जो भी काम था उसे रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, आगे के जो एक्ट होंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो होंगे क्राउन रूल में, यानी कि ब्रिटेन ने जो रूल बनाए, जिससे कि भारत यहाँ पर जो पूरी तरह से ब्रिटेन के अंडर चला जाएगा, क्राउन के अंडर चला जाएगा, इसके बाद उनके ऊपर शासन करने के लिए जो भी लॉज या एक्ट्स बनाए गए, वो क्राउन रूल के अंडर आएंगे। ठीक है, उनका सीधा सीधा संबंध रहेगा हमारे संविधान से। ठीक है, अगला लेक्चर इसके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। थैंक यू।